हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक थूल द थूल एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। यहां हम एमपीपीएससी के मेंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब हम देखते हैं शेयर मार्केट। शेयर मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो आखिर शेयर मार्केट या कोई शेयर होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपनी एक कंपनी बनाई, ठीक। अब मैंने अपनी एक कंपनी बनाई, उस कंपनी को मतलब मेरे पास एक पूरा प्रोजेक्ट है कि हम एक कंपनी बनाएंगे, उसमें ये सारे काम होंगे। मान लीजिए मैंने फ्लिपकार्ट के जैसे एक कंपनी बनानी सोची कि भाई लोग ऑनलाइन परचेस खरीदेंगे और बेचेंगे, और इस पूरे काम को करने के लिए मुझे 100 करोड़ की आवश्यकता है। अब 100 करोड़ तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास इस समय है 51 करोड़ रुपए। बच गए मेरे पास कितने? 49 करोड़। अभी 49 करोड़ में क्या करूँगा? मान लीजिए मैंने अपने 49 परिचितों से या जो 49 लोग हैं उनसे एक करोड़ रुपए कलेक्ट कर लिए। आगे समझ में? तो ये जो 49 लोग हैं, तो ये मेरे कंपनी के क्या हो गए? शेयर धारक हो गए। ये मेरे कंपनी के हिस्सेदार हो गए, क्योंकि मैंने इनसे 1 करोड़ रुपए लिया और इनको अपनी कंपनी का एक प्रतिशत दे दिया, ठीक। तो ये 49 लोग क्या हो गए? उस कंपनी के शेयर धारक, ठीक, उस कंपनी के हिस्सेदार एक तरह से। चूंकि कंपनी में 51 करोड़ मेरे हैं, सबसे ज़्यादा शेयर मेरे हैं, तो कंपनी का मालिक मैं कहलाऊंगा। कल को कुछ ऐसा सिस्टम बनता है कि कोई व्यक्ति कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर अगर खरीद लेता है, मुझसे भी ज़्यादा शेयर खरीद लेता है, कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, तो कंपनी का मालिक कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा। अब ये जो लोग हैं जिन्होंने मेरे से ये शेयर खरीदे हैं, मेरी कंपनी के ये जो शेयर खरीदे हैं, अब ये क्या करेंगे? यही आपस में एक दूसरे को खरीदेंगे और बेचेंगे। यही कहलाता है आपका शेयर मार्केट या शेयर ट्रेडिंग। उदाहरण के तौर पे हम देखें, मान लीजिए कुछ व्यक्ति हैं, उनको लगा कि नहीं यार भाई, मैंने तो ये बड़ा महंगा शेयर खरीद लिया, या अब मुझे पैसों की ज़रूरत है, या उसका कोई भी रीज़न हो, वो ये शेयर खरीद बेच के निकलना चाह रहा है। दूसरा कोई व्यक्ति है, उसे लगा कि नहीं भाई ये तो बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है, भविष्य में आके और अच्छा ग्रोथ करेगी। तो उसने क्या किया? इस व्यक्ति ने जैसे मान लीजिए 1 करोड़ रुपए में एक शेयर खरीदा था, ठीक है, 1% की हिस्सेदारी। अब कोई व्यक्ति उसको ऑफर करता है, या वो खुद ही चाहता है कि भाई नुकसान में तो बेचेगा नहीं, प्रॉफिट में बेचेगा। वो 1.25 करोड़ में या 1.5 करोड़ में उस अपने जो 1% की हिस्सेदारी है उसको किसी तीसरे व्यक्ति को बेचना चाह रहा है, तो वो तीसरा व्यक्ति उससे प्रॉफिट में खरीद लेगा। तो इस प्रकार से शेयर के जो दाम है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। इसी का अगर मैं विपरीत देखूं, अगर उसको लगता है कि नहीं भाई मेरे को तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है, कंपनी आगे चल के उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाएगी, कंपनी पे विश्वास नहीं है, जिससे उसने शेयर खरीदा, उसको लगता है कि नहीं भाई आगे चल के इसका तो कोई ग्रोथ नहीं है, तो उसने उसको कम पैसे में बोले यार जितने में खरीदा था उतने में बेच के निकल जाऊँ, या अभी जितना मिल रहा है उतने में बेच के चले आऊँ। मान लीजिए उसने 1 करोड़ में खरीदा था, अब 90 लाख में ही वो बेच के निकलना चाह रहा है, तो वो 90 लाख में बेच के चला गया। फिर दूसरे जिस बंदे ने उसको 90 में खरीदा है, उसको भी इस बात पे विश्वास नहीं हो पा रहा है, कि उसको नहीं लग रहा है कि यार कंपनी ठीक से काम कर रही है, या इसके आगे चल के ग्रोथ होगी, या ये कंपनी मुझे अच्छा रिफंड देगी। तो उसने क्या किया? को भी लगा कि भाई मुझे यहाँ से पैसा निकाल के या निकल जाना चाहिए, तो उसने अब क्या किया? किसी और तीसरे बंदे को 80 लाख में ये बेचा शेयर और निकल गया। तो इस तरह से शेयर के दाम क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। तो शेयर क्या हो जाएंगे? कंपनी के नीचे आते जाएंगे, ठीक। आगे समझ में? तो इस तरह से जब लोग आपस में ही ट्रेडिंग करते हैं, ठीक, तो ये क्या कहलाती है? शेयर ट्रेडिंग। आगे समझ में? चलिए, अब शेयर ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं या शेयर की बात करूं, अब शेयर मार्केट की अगर मैं बात करूं, तो एक ऐसा बाजार है जहां शेयर यानी कंपनी के हिस्से को क्रय विक्रय किया जाता है,
जैसे कि मैंने आपको समझाया कि लोग आपस में ही एक दूसरे को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। कभी कभी कंपनियां भी उसमें खरीदती और बेचती हैं, अपने शेयर खरीदती है, अपने ही शेयर बेचती हैं। दूसरों कंपनियों के शेयर भी खरीद सकती हैं, दूसरे कंपनी के भी शेयर बेच सकती है। तो ये जो पूरा बाजार है, ये जो पूरा मार्केट है, यही क्या कहलाएगा आपका शेयर मार्केट। अगर शेयर मार्केट की मैं बात करूं तो आपने सुना होगा BSE और NSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारे यहाँ का सबसे पुराना एक्सचेंज है जहाँ पर आप शेयर ट्रेडिंग यानी शेयर मार्केट के शेयर को खरीद बेच सकते हैं। उसके बाद बना NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें भी आप शेयर मार्केट शेयर जो हैं उनको खरीद बेच सकते हैं, कंपनी अपने शेयर बेच सकती है, ठीक है, लोग उनके शेयर खरीद सकते हैं। इन दोनों के मुख्यालय की अगर मैं बात करूं तो दोनों के मुख्यालय मुंबई में। ताकि BSE NSE कैसे काम करते हैं और क्या काम करते हैं इतना डिटेल में हमको नहीं जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं शेयर मार्केट का क्या काम है और क्या ये महत्वपूर्ण है, क्यों ये महत्वपूर्ण है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो इसका महत्वपूर्ण कार्य है या महत्वपूर्ण जो सबसे पहला इसका जो महत्व है वो है कंपनियों के लिए मदद या धन जुटाने का काम करना। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया कि मेरे पास 51 करोड़ है और मुझे 49 करोड़ की आवश्यकता है, तो मैंने क्या किया, 49 करोड़ के अपने शेयर बेच दिए, अपनी हिस्सेदारी बेच दी अपनी कंपनी में और उसके रूप में पैसे प्राप्त किए या पैसों की व्यवस्था की। आगे चलते हैं। ये जो शेयर बाजार है ये कंपनी के शेयरों को सार्वजनिक रूप से उनके व्यापार करने की एक अनुमति प्रदान करते हैं, यानी कि एक ऐसी जगह है जहां पे आप सार्वजनिक रूप से इनके शेयरों को खरीद बेच सकते हैं या इनका व्यापार कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज यानी ये जो शेयर बाजार है ये प्रतिभूतियों के व्यापार के लिए तरलता प्रदान करते हैं। ये जो सिक्योरिटीज़ है, ये जो शेयर्स हैं, इनके लिए ये तरलता यानी लिक्विडिटी प्रदान करता है कि आसानी से कोई भी व्यक्ति उनको बेच सकता है, आसानी से कोई व्यक्ति खरीद सकता है, ठीक है। तरलता क्या चीज़ होती है, इस पर हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी अच्छे से बात की थी। नेक्स्ट, शेयर मार्केट की मांग एवं पूर्ति के अनुसार बाजार एवं अर्थव्यवस्था को प्रमाणित करते हैं। शेयर मार्केट में कौन सी कंपनी कैसे काम कर रही है, कौन सा सेक्टर ज़्यादा अच्छा से काम कर रहा है, किसके शेयर बढ़ रहे हैं, इससे एक अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि हम बात करें तो हमारे यहाँ जो अगर सेवा क्षेत्र के कंपनियां हैं उनके शेयर की बात करें, जैसे IT सेक्टर के शेयर होते हैं, जब वो उनके उछाल या उनकी कीमतें बताती है भारत की जो अर्थव्यवस्था है इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर कितनी डिपेंडेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांग की अधिकता पर शेयर के दाम बढ़ते हैं तो मांग की कमी पर शेयर के दाम घट जाते हैं। तो ये था पूरा शेयर बाजार किस तरह से काम करता है और क्यों ये महत्वपूर्ण है, हमने इसको देखा। अब हम चलते हैं इन शेयर बाजारों को कैसे नियंत्रित किया जाता है। इसको नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना की, जिसे हम सेबी कहते हैं, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना की गई और 30 जनवरी 1992 को इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके मुख्यालय की बात करूं तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके बोर्ड के सदस्यों की बात करूं तो इसके बोर्ड में 4 सदस्य होते हैं। इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है कि कौन कौन इसके सदस्य होते हैं और कौन कौन नहीं। मुख्य रूप से हम देखें इसके उद्देश्य के बारे में तो इसको स्थापित करने का उद्देश्य है भारतीय प्रतिभूति बाजार को संगठित रूप प्रदान करना, भारतीय प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, प्रतिभूति सिक्योरिटी बाजार का विकास, विनियमित व अनुषांगिक विषयों का प्रावधान करना। चलिए इसके कार्यों को हम देखते हैं। इसके कार्यों की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक एक्सचेंज तथा प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन करना। स्टॉक एक्सचेंज की अगर मैं बात, जैसे कि हमने देखा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर आप जाकर आप शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इनके लिए नियम बनाना, ये कैसे काम करेंगे, कैसे लिए एक नियम बनाना, ये कैसे काम करेंगे, कैसे काम नहीं करेंगे, ये सब कौन का काम कर रहा है, सेबी।
अगला देखते हैं, पृथ्वी बाजार को उचित माध्यम से विकसित करना, इसके साथ इन मार्केट्स को और डेवलप करना और विकसित करना। जैसे पुराने समय की मैं बात करूं तो जब आप शेयर खरीदते थे तो एक शेयर का सर्टिफिकेट आपको मिलता था, एक सर्टिफिकेट टाइप का मिलता था जिसमें लिखा होता था कि भाई आप उस पर्टिकुलर कंपनी में इतने प्रतिशत के हिस्सेदार हैं, उस शेयर की कीमत के हिसाब से एक हार्ड कॉपी मिलती थी। आज की डेट में हम देखें तो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, अब आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, सब सिर्फ ऑनलाइन और आपके मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से आप शेयर खरीद बेच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, निवेशकों के हितों की रक्षा करना, यानी जो निवेशक हैं जो कंपनियों के शेयर खरीद रहे हैं उनके हितों की रक्षा करना, यानी कि ऐसा ना हो कि कोई कंपनी अपने शेयर बाज़ार में गलत तरीके से अपने शेयरों के दाम बढ़ाते जाए और फिर इससे अंत में जो निवेशक हैं जिन्होंने उसके शेयर खरीद रखे हैं उनको नुकसान हो। जैसे कि कई सारे स्कैम्स आपने देखा होगा, आगे चल के अपने पास समय रहेगा तो कभी हम इन सारे स्कैम्स जो हुए थे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रतिभूति के अंतरंग यानी या अंदरूनी व्यापार पर रोक लगाना, इसको हम कहते हैं इनसाइड ट्रेडिंग। इनसाइड ट्रेडिंग या अंदरूनी व्यापार की अगर मैं बात करूं तो जैसे कोई कंपनी है, जैसे मैं कंपनी के लिए काम करता हूं, वहाँ का एम्प्लॉय हूं और मुझे पता है कि आने वाले भविष्य में टाटा कंपनी जो है कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है जिससे उसको बहुत मुनाफा होगा और जो मार्केट में जो शेयर है उसकी जो कीमत है वो काफ़ी ऊँची जाएगी। तो मैंने क्या किया, इस जानकारी के आधार पर मैंने अपने ही कंपनी के, जिस कंपनी में कार्यरत हूँ उसी कंपनी के बहुत सारे शेयर खरीद लिए और फिर जैसे ही उस कंपनी ने वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया या कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया या कोई समझौता किया किसी दूसरी कंपनी के साथ या किसी कंपनी को टेक ओवर कर लिया जिससे उसके दाम बिल्कुल, शेयरों के दाम काफ़ी ऊंचे चले गए और फिर उसके बाद जो मैंने सस्ते में पहले ही से खरीद के रखे थे उनको जाके मार्केट में बेच दिया। तो इस तरह के जो इनसाइड ट्रेडिंग होती है, यानी कि अंदरूनी जानकारी के हिसाब से अपने ही शेयर को रोक के रखना और फिर आगे जाके ऊंचे दामों पे बेच देना, ये इनसाइड ट्रेडिंग कहलाती है एक तरह से। तो इसको रोका जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रतिभूति बाजार से संबंधित व्यक्ति व संस्थाओं को प्रशिक्षित करना। प्रतिभूति बाजार यानी ये जो पूरा शेयर मार्केट है, इससे रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, इससे रिलेटेड जो संस्थाएं हैं, उनको प्रशिक्षण देने का कार्य भी सेबी करती है। तो ये था सेबी का कार्य। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2018 में एमपीपीएससी वर्ष 2018 के मेंस के पेपर में एक प्रश्न पूछा गया कि सेबी को प्रबल करने के लिए क्या उपाय हैं या क्या उपाय किए जा रहे हैं। तो आइए इसको भी देख लेते हैं हम। इसको प्रबल करने के लिए शेयर निवेश योजना सेबी के अनुरोध पर व्यावसायिक बैंकों द्वारा आरंभ की गई। अब ये इसको थोड़ा देखते हैं, शेयर निवेश योजना क्या थी, स्टॉक एक्सचेंज स्कीम। देखिए पहले क्या होता था, एक चीज़ होती है जब जैसे मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की तो जब मैं पहली बार अपने शेयर लेके आऊँगा मार्केट में तो उसको कहते हैं आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता है कि शेयर की जो कीमत है कि वो 10 रुपये का होगा कि 20 रुपये का होगा, 100 रुपये का होगा, 1000 रुपये का होगा, ये पूर्व में निर्धारित नहीं किया जाता। ये मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि मैंने जैसे मेरी कंपनी के 40% शेयर को आईपीओ के लिए या पहली बार मार्केट में लॉन्च किया, अब इसकी कीमत कोई निर्धारित नहीं है। होगा क्या, जो अलग अलग लोग हैं वो मेरी कंपनी की प्रोफाइल पढ़कर या कंपनी के बारे में जानकारी के हिसाब से या जो भी उनकी जानकारी है उसके हिसाब से एक आवेदन पत्र भेजेंगे कंपनी को कि भाई हम 100 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदेंगे, कोई बोलेगा हम 200 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदेंगे, कोई बोलेगा हमें भाई उतना, मतलब किसी को ऐसा लगेगा कि भाई इस कंपनी के शेयर 100-200 नहीं होने चाहिए, 10-20 के हिसाब से काफ़ी है, तो हम 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से भेजेंगे। उसके बाद कोई कहेगा कि भाई हम तो 1000 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीद लेंगे आपके शेयर। तो ये जो शेयर है, ये जो आवेदन आए हुए हैं, फिर जो कंपनी होती है इसको एक सिस्टम के तहत अरेंज करती है और इन सब का एवरेज निकालती है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा कि 1000 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से हम बेचेंगे तो हमने उसी को बेच दिया,
क्योंकि कंपनी को तो अपने सारे जितने भी 40% या 49% शेयर उसने मार्केट में बेचने के लिए निकाले हैं, वो तो सारे बेचने हैं। तो ये सारे बेचने के लिए वो क्या करेंगे, उन सब का जितने भी उसके पास ऑफर आए हैं उन सब का एक एवरेज निकालेंगे। उस एवरेज के हिसाब से भी मान लीजिए सारा कैलकुलेशन करने के बाद मान लीजिए 250 रुपये प्रति शेयर, 250 रुपये एक शेयर की कीमत निर्धारित होती है। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने 250 रुपये या उससे अधिक की कीमत रखी है, उसके हिसाब से उनको वो शेयर दे दिए जाएंगे। और बाकी के जो हैं, बाकी के जो आवेदन आए थे, ठीक है, उनके पैसे जो हैं वो उनको रिफंड कर दिए जाएंगे। ठीक, ये सिस्टम चलता है। लेकिन अब होता क्या था कि कंपनी के पास तो पैसा आ गया, जिनने 10 रुपये से भी बोला था कि हम 10 रुपये के हिसाब से शेयर खरीदेंगे, ये लो 10,000 के हिसाब से 10 रुपये के हिसाब से 10,000 के शेयर हमको दे दीजिए आप। ठीक, एक जिसने कहा था कि भाई मैं तो 100 रुपये के हिसाब से खरीदूंगा और 100 रुपये के हिसाब से ये लो 1,000 रुपये और 1,000 रुपये के और मुझे 10 शेयर आप दे दो। तो ये जो पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास इकट्ठा हो गया था, तो कंपनी क्या करती है, 250 रुपये या उससे ऊपर वालों को तो उन्हें शेयर दे दिए, बाकी के जो निवेशकों के ऑफरिंग के जो पैसे आए थे वो अपने पास जमा करके रख लेती है। अब पूरी वही आज मिल जाएंगे, कल मिलेंगे, प्रोसेस चल रही है, अकाउंट काम नहीं कर रहा, ये सारे बहाने उनके चलते रहते कंपनियों के। तो इससे जो निवेशक होते थे, जो पब्लिक जो IPO में रुचि दिखाते थे, तो उनकी रुचि फिर क्या होती थी, धीरे धीरे कम हो जाती थी कि भाई ऐसा ना हो कि हमारा पैसा वहाँ जाके रुक जाए या ब्लॉक हो जाए। शेयर मिल गए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन पैसा कंपनी ने रोक लिया कि हाँ आप कल भिजवा देंगे, आपका पैसा परसों रिफंड कर देंगे, भी सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, आपके एप्लीकेशन में ये दिक्कत आ रही है, या आपको एक फॉर्म पकड़ा दिया कि इसको फॉर्म भर के भेजो, आप फिर से आपका आधार कार्ड लेके आओ, ID कार्ड लेके आओ। तो ये पूरी प्रोसेस चलती रहती थी। इस बीच में जो पैसा कंपनी के पास आ जाता था, उस पैसे से कंपनी क्या कर लेता था, अपना बिजनेस में लगा लेता था वो पैसा। ठीक, तो इस समस्या का निदान करने के लिए सेबी के अनुरोध पर जो व्यावसायिक बैंक थे, उन्होंने शेयर निवेश योजना आरंभ की। इसमें क्या हुआ, अब जैसे अगर पुराने IPO की अगर बात करूं, जो पहली बार जब कोई कंपनी शेयर लॉन्च करती थी, तो जैसे आपने न्यूज़पेपर देखा है ना, न्यूज़पेपर जैसा जितना बड़ा एक फॉर्म हुआ करता था पूरा, उसमें पूरे कंपनी की प्रोफाइल लिखी होती थी, फिर उसको पूरा पढ़ा जाता था, पूरा फॉर्म भरा जाता था। फिर जब ये स्कीम आई तो सारी चीज़ें कैसी हो गई, पूरी इलेक्ट्रॉनिक। इसमें अब क्या हुआ कि जो भी IPO आएगा, जो भी पहला ऑफर आएगा, तो इसका पैसा पूरा कहाँ जाएगा, पूरा पैसा जाएगा बैंक में। अब आप किसके माध्यम से खरीद रहे हैं, यहाँ पे बैंक के माध्यम से खरीद रहे हैं, बैंक के पास पूरा पैसा चला गया। अब बैंक के पास क्या होता था, बैंक के पास अगर पैसा जाता था और अगर बैंक पैसा रोक लेता था, जैसे मान लीजिए किसी निवेशक को जो भी उसने कोटेशन डाला हो या जो भी उसने प्राइस डाली हो शेयर की, उसके हिसाब से उसको शेयर नहीं मिल रहे और उसका बैंक पैसा वापस नहीं करता है, तो एक निर्धारित समय के बाद उसको उस पर ब्याज देना पड़ता है। तो इस तरह से बैंक उसको क्या करता था, ब्याज देता था। अगर निवेश का पैसा नहीं मिलता था तो उसको इतनी संतुष्टि होती थी कि भाई अगर जितना डिले होता जाएगा उसको उसका पैसा उसके ब्याज सहित मिल जाता था। ठीक है, तो इस तरह से ये स्कीम आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है शेयर की कीमत और प्रीमियम का निर्धारण। सेबी ने कंपनी को जो स्वतंत्रता दी कि वो बिना किसी भेदभाव के सबके लिए जो शेयर की कीमत है और जो प्रीमियम है उनका निर्धारण कर सकती है। आगे चलते हैं। फिर है बीमा कंपनी। बीमा कंपनियों के लिए यह निर्धारित किया गया कि उनकी जो परिसंपत्ति है वो कम से कम 20 लाख की होगी। सेबी ने शेयर दलालों पर नियंत्रण करने के लिए कई सारे नियम और नियमावली बनाई। इसके बाद इनसाइड ट्रेडिंग, जैसे मैंने आपको बताया, उसको रोका गया। म्यूचुअल फंड पर नियंत्रण करने के लिए सेबी ने सेबी विनिमय म्यूचुअल फंड 1993 को लाया। विदेशी जो निवेशक थे उनके पंजीयन को अनिवार्य कर दिया गया। ये था स्टॉक एक्सचेंज और सेबी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश में मौजूदा पूंजी बाजार यानी मनी मार्केट की बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं मनी मार्केट क्या होता है, पूंजी बाजार क्या होती है। पूंजी बाजार से तात्पर्य है ऐसे बाजार से जहां से आप पूंजी को प्राप्त करते हैं। अब पूंजी प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ वहां पे बेचेंगे या कुछ ना कुछ चीज़ वहां पे आप गिरवी रखेंगे। ठीक, पारिभाषिक रूप से देखें तो मुद्रा बाजार से तात्पर्य ऐसे वैश्विक वित्त बाजार से है जहां अल्पकालिक ऋण लेने और देने की व्यवस्था होती है। इसके अंतर्गत अल्पकालिक कार्यदायित्व जैसे अल्पकालिक जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जैसे ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, बैंकरों की, यहाँ पे भी गलत हो गया, बैंकरों की स्वीकृति खरीदी और बेची जाती है। यानी बैंकरों की स्वीकृति यानी जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट होता है, बैंक के ड्राफ्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको भी रख कर बेच कर आप वहाँ से पैसा ले सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ कहलाती है क्या, मनी मार्केट यानी कि पूंजी बाजार। अब पूंजी बाजार की अगर मैं प्रकार की बात करूं तो पूंजी जो बाजार होता है वो दो तरह का होता है, एक है संगठित और दूसरा है असंगठित। संगठित की अगर मैं बात करूं तो संगठित में आपके क्या आ जाएंगे, जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं, जितने भी बैंक्स हैं जिसको हम कमर्शियल बैंक कहते हैं, ठीक है, SBI हो गया, एक्सिस हो गया, आपका ICICI हो गया, HDFC हो गया, इसके अलावा जितने भी सरकारी बैंक हैं, ठीक है, आंध्र बैंक हो गया, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सब क्या हैं, ये सब संगठित पूंजी बाजारों के उदाहरण हैं। इसके अलावा सहकारी बैंक हो गए, आपके जितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, ये कैसे हैं, संगठित मुद्रा बाजार, यानी कि यहाँ से ये पूरे संगठित हैं। अगली बात करूँ तो अगली है असंगठित मुद्रा बाजार। असंगठित मुद्रा बाजार की अगर मैं बात करूँ तो असंगठित मुद्रा बाजार में क्या हो जाएंगे, ये है साहूकार, महाजन, जिनसे हम जाते हैं और कुछ गिरवी अपना सामान गिरवी रख के या कुछ चीज़ गिरवी रख के हम अपने लिए वहाँ से पैसा ले लेते हैं। अगर मध्य प्रदेश में पूंजी बाजार की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो रिजर्व बैंक है उसका एक शाखा प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। यहीं से वो प्रदेश के जितने भी मुद्रा बाजार हैं उनको नियंत्रित करता है। प्रदेश में कार्यरत जो वित्तीय संस्थान है, अगर मैं उनकी बात करूं, ये डाटा जून 2018 का है, उनकी अगर मैं बात करूं तो लगभग 42 वाणिज्यिक बैंक हैं जो प्रदेश में काम कर रहे हैं, 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जो प्रदेश में काम कर रहे हैं, एक राज्य सहकारी बैंक है, 38 जो हैं वो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक कार्य कर रहे हैं और 7 से अधिक स्मॉल फाइनेंस बैंक कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा 55,000 से अधिक स्व सहायता समूह जो हैं वो प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में लगभग 4,226 बैंक शाखाएं हैं, जिसमें से 2,350 जो बैंक शाखाएं हैं वो शहरों में काम कर रही हैं और शेष जो है वो अर्धशासकीय शहर जो है वहाँ पर और ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही है। यानी कि अगर हम देखें तो आधी जो बैंक शाखाएं हैं वो शहरी क्षेत्रों में काम कर रही हैं और आधी जो बैंक शाखाएं हैं वो कहाँ काम कर रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में। तो ये थी मध्य प्रदेश में पूंजी बाजार। आइए आगे बढ़ते हैं। एक टर्म है कमर्शियल पेपर, वाणिज्य पत्र जिसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। वाणिज्यिक पत्र की अगर मैं बात करूं तो वाणिज्य पत्र एक ऐसा सुरक्षित ऋण है जो कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है और इसके द्वारा जो कंपनी होती है वो मुद्रा बाजार से धन की व्यवस्था करती है। यानी कि कोई कंपनी है, उसे पैसे की आवश्यकता है तो वाणिज्यिक पत्र यानी कमर्शियल पेपर जारी करते हैं और उसके आधार पे जो भी मार्केट है, मार्केट यानी मनी मार्केट, जहाँ से भी वो पैसा ले सके, ठीक है,
वो वहाँ से उसके आधार पर पैसा ले लेती है। जैसे कि एक बहुत पुराना आप देखेंगे, ये एक वाणिज्यिक पेपर है यानी कमर्शियल पेपर है। ये है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। अब आप बताइए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस बैंक का पुराना नाम है? ये 20,000 का एक कमर्शियल पेपर है। इसमें आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि 1.5 यानी 1.5% की वार्षिक दर से 1 साल बाद इसमें जो भी 20,000 का कैलकुलेशन करने के बाद जो भी पैसा मिलेगा वो दिया जाएगा। जनरली अगर मैं कमर्शियल पेपर की बात करूं तो ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। इसकी जो अवधि होती है वो 7 दिन से लेकर अधिकतम 1 साल तक जाती है। ठीक है, आगे आपको समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। इसे जो हिंदी में जो आता है वो आता है पारस्परिक या परस्पर निधि। ठीक, जनरली म्यूचुअल फंड से हम इसे जानते हैं, म्यूचुअल फंड सभी को पता होगा। और देखते हैं, समझते हैं इसको क्या है ये। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप हो गए, मैं हो गया, ऐसे 4-5 लोग हैं, हमें शेयर मार्केट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा एक मित्र है, उसे शेयर मार्केट के बारे में जानकारी है, वो पैसे को निवेश करता रहता है और वहाँ से अच्छा रिटर्न या अच्छी कमाई कर लेता है। तो हमने क्या किया, हमने एक फंड बनाया, एक निधि बनाई और सबका अपना अपने हिसाब से पैसा डाल दिया। भाई कि जिसके पास 10,000 थे उसने 10,000 डाल दिया, जिसके पास 20,000 थे उसने 20,000 डाल दिया, जिसके पास 50,000 थे उसने 50,000 डाल दिया, किसी के पास 1,000 ही रुपये थे तो उसने 1,000 रुपये डाल दिया। तो इस तरह से अपने अपने हिसाब से सबने पैसा कलेक्ट करके एक फ़ंड बनाया, एक निधि बनाई। अब इस फंड को लेके गए हम किसके पास, हमारे उस मित्र के पास जिसको शेयर मार्केट का बड़ा अच्छा नॉलेज था। हमने उसे कहा कि भाई ये पैसा हमने इकट्ठा किया है, इसको आप शेयर मार्केट में लगाओ, मार्केट में लगाओ, ठीक है, और इससे जो आमदनी होगी वो हमको बांट दो। बदले में हम क्या करेंगे, अब शेयर वो फ्री में काम तो करेगा नहीं, तो उसके बदले में हम उसको क्या देंगे, उसको बदले में उसको भी कुछ हिस्सा देंगे। तो हमने आपस में सिलेक्ट करके हमने आपस में चर्चा करके जो भी भाई जो फंड मैनेजर को इतना पैसा जाना चाहिए वो भी डिसाइड हो गया। तो इसी तरह से पूरा जो म्यूचुअल फंड होता है वो काम करता है। इसमें सबसे पहले तो होता है एक फंड मैनेजर, उसके बाद कुछ इन्वेस्टर होते हैं और फिर बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं, कुछ 1-2 बड़े इन्वेस्टर होते हैं। उसके बाद कई सारे जो आम जनता होती है, आप जैसे मेरे जैसे लोग, वो म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डालते हैं। अब उस फंड में जो जितना पैसा डालता है उसको उतनी यूनिट्स यानी इकाइयाँ उसको मिलती हैं। ये यूनिट्स में चलता है, शेयरों में नहीं, शेयर्स में नहीं चलता, ठीक है ना, यूनिट्स में चलता है। जैसे मान लीजिए मैंने 1,000 रुपये डाला और 1,000 रुपये के हिसाब से मुझे 10 यूनिट्स मिल गई, ठीक है। अब इस यूनिट्स की कीमत क्या होती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो अब होगा क्या कि मान लीजिए मेरे पास 10 यूनिट्स आ गई, 10 यूनिट्स आ गई है जो मैंने 1,000 रुपये में ख़रीदी थी। आगे चलते 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 अब 10 यूनिट्स की कीमत 2,000 हो जाएगी, तो मैं 10 यूनिट बेच दूंगा और मुझे 2,000 मिल जाएंगे। इस तरह से ये म्यूचुअल फंड चलता है, ठीक है। आगे समझ में, यानी इसमें इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ मेजर इसमें बड़े इन्वेस्टर होते हैं, साथ में छोटे इन्वेस्टर होते हैं, आप और मेरे जैसे कई सारे, ठीक है, जो क्या करते हैं इस फंड की यूनिट्स खरीदते हैं, इकाइयाँ खरीदते हैं, ठीक है। और इस पूरे फंड को मैनेज करने वाला कौन कहलाता है, फंड मैनेजर, ठीक। इस प्रकार से ये फंड म्यूचुअल फंड काम करता है। तो पारिभाषिक रूप से अगर इसको देखें तो म्यूचुअल फंड एक ऐसी निधि है जो बड़ी संख्या में ऐसे निवेशकों की धनराशि एकत्रित करती है जिन निवेशकों का एक उभयनिष्ठ, एक समान उद्देश्य हो। तत्पश्चात विभिन्न विकल्पों जैसे इक्विटी, बॉन्ड, मुद्रा बाजार आदि के संसाधनों में राशि को निवेश करती है। इक्विटी का मतलब होता है शेयर मार्केट में पैसा डालना। चलिए, तो ये हमने म्यूचुअल फंड भी देख लिया। 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं हम बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। ये है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना की मैं बात करूं तो ये 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी, आरंभ हुई थी। इसके उद्देश्य की बात करूं तो राष्ट्रीय वित्तीय समावेश मिशन है एक, जो वित्तीय सेवाओं जैसे कि बैंकिंग, बचत, जमा खाते, ऋण, बीमा, पेंशन आदि तक सामान्य जन सामान्य की पहुंच को सुनिश्चित करता है। साधारण शब्दों में कहूं तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लोगों को
ज़ीरो बैलेंस पर बैंक अकाउंट खोलने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास बैंक अकाउंट हो। इसके अगर लाभ की बात करूं तो इसमें अगर आप अकाउंट खुलवा लेते हैं तो जमा राशि पर आप ब्याज मिलेगा। 1 लाख रुपए का बीमा कवर है, इसमें दुर्घटना बीमा कवर है। न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं है, यानी कि ज़ीरो बैलेंस, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि भाई आपके पास इतना ही बैलेंस हो। अन्यथा जैसे कि आपने दूसरे बैंकों में देखा होगा, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पे वो आपको चार्जेस काट लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप ज़ीरो बैलेंस रख के भी इसको चला सकते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 30,000 का जीवन बीमा जो है वो भी दिया जाएगा अगर सामान्य मृत्यु होती है तो। उसके अलावा भारत भर में मनी ट्रांसफ़र है वो आसान हो जाएगा। इसके अलावा 6 महीने तक संतोषजनक परिचालन, यानी कि वो 6 महीने तक अकाउंट को मेंटेन करके अगर रखता है तो उसे ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा दी जाएगी। ओवरड्राफ्ट की अगर सुविधा की मैं बात करूँ तो जनरली ये जो जनधन अकाउंट में जो महिलाएं होती हैं, एक परिवार की एक महिला को ही इस ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ दी जाएगी। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में मान लीजिए 5,000 रुपये हैं और आप 10,000 रुपये निकालना चाहें तो आप 10,000 तक निकाल सकते हैं, तो वो आप 10,000 निकाल सकते हैं। ये ओवरड्राफ्ट कहलाता है। फिर इन फ्यूचर क्योंकि बैंक को मालूम है कि इनका व्यवहार अच्छा है, ये पैसे बैंक अकाउंट में डालते रहते हैं, निकालते रहते हैं, इनके ट्रांजैक्शंस अच्छे हैं, तो इस व्यवहार के आधार पर आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। तो ये थी जन धन योजना के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगली है प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना के बारे में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को हम थोड़ा सा देखते हैं। इसे 8 अप्रैल 2018 को चालू किया गया था। इसका उद्देश्य था स्वरोजगार को प्रोत्साहन करना। इसके अलावा छोटे व्यवसायी जो हैं उनको ऋण उपलब्ध कराना। इस योजना की बात करूं तो इस योजना के तहत जो ऋण था उसे 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। जैसे पहला है शिशु लोन या शिशु ऋण। इसके तहत 50,000 तक का लोन दिया जाता था। उसके बाद किशोर, जिसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन की स्वीकृति की जाती थी। और उसके बाद था तरुण, जिसमें 5 लाख से 10 लाख तक की लोन की स्वीकृति की जाती है। तो ये था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा शेयर मार्केट को देखा, म्यूचुअल फंड के बारे में देखा और सेबी के बारे में जाना। जनधन योजना और मुद्रा योजना पर हमने थोड़ी चर्चा की। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, और आपके कोई भी सुझाव हैं, विचार हैं या इस लेक्चर से संबंधित आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें सीधा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर जाएं, अन्यथा घर में रहें, पढ़ाई पर ध्यान दें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।